बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले सदर ट्रंप का दौरा पाकिस्तान और जियो टीवी की माफिया। जी हां, जियो टीवी ने एक हतमी खबर दे डाली कि सदर ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। खबर झूठी थी, जाली थी और ये हैट्रिक थी जियो टीवी के एजाज सैयद साहब की, जिन्होंने एक ही हफ्ते में 3 गलत खबरें दे रखी थी। फिर क्या हुआ? अब जो नई अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं कि अब अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिका की हुकूमत और इवन पाकिस्तान की अपनी जो वजारत खारजा है, तीनों ने इस खबर से इनकार कर दिया। तीनों ने इसकी एक्सप्लेनेशन जारी कर दी कि ऐसा कोई जो विजिट है वो प्लान नहीं है। तीनों को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये जाहिर है एजाज सैयद साहब को किसी कर्नल साहब ने यह खबर दी और उन्होंने बगैर चेक किए हुए आगे ठोक दी। अब जियो टीवी इसके ऊपर माफिया मांग रहा है और एक हजीमत का बायस है जो उनके लिए भी बनी है ये खबर और पाकिस्तान के लिए भी बनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में और बहुत सारे इंडियन जो न्यूज़ आउटलेट है वो भी इस न्यूज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहले तो ये लेने के देने पड़ गए, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश थी वो उल्टा अपने गले पड़ गया। और जब आप गलत खबरें देते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन इसमें से एक और जहत निकलती है और वो जहत ये है कि आपने देखा होगा कि ये जितना भी लेगेसी मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इसके अंदर जो मेन रूए रवां लोग हैं उनमें से ज़्यादातर सोशल मीडिया के खिलाफ हैं। वो इसीलिए खिलाफ हैं कि सोशल मीडिया इनको मौके पर जुर्माना करता है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये एक दो दिन खबर चला लेनी थी, उसके बाद इस खबर को थोड़ा ट्विस्ट करके वापस ले लेना था, कहना था फलां की नहीं फलां की गलती है, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब क्या हुआ कि इधर से जाली झूठी खबर दी गई और अगले 10 मिनट भी नहीं 10 सेकंड के अंदर लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए। सीएनएन के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, सभी के 17 से 19 सितंबर को सदर ट्रंप बरतानिया के सरकारी दौरे पर होंगे। अब लोगों को यह समझ नहीं आई कि दरमियान में से 18 तारीख को वो पाकिस्तान में कैसे आएंगे। खबर क्योंकि मौके पर झूठी साबित हो गई तो माफिया माननी पड़ी है, ये वो वजह है। ये तमाम लोग इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है ये इंतशारी टोला है, ये फसाद फैलाता है। असल में ये आपको सच बताता है। सोशल मीडिया ना हो तो इन लोगों के झूठ बहुत लंबे चल सकें। ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से इतनी सारे झूठ हर रोज़ आप पर आश्कार होते हैं। तो एक तो मैं तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले खुसूसन पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि ये जो झूठे किस्म के आपके सामने प्रोपेगेंडे किए जाते थे इनको अब मौके पर आप शिकस्त दे देते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो बहुत ही एक सीरियस इशू है और उस पर थोड़ी बात भी करते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि जिम्मेदारी किसकी थी और किसने अपनी जो जिम्मेदारी है उससे कोताही की। खबर जो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और सैलाब बारिशों से आया हुआ है। कोई यकीनन बारिशें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि लोग डूबें और इमारतें डूबें। आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं आप, हम तो हर तरफ लोगों को डूबते देख रहे हैं। कोई खबर कह रही है कि इतने लोग अफराद जहाँ बहाक हो गए, कोई कह रही इतने हो गए, कोई कह रही दर्जनों हो गए, कोई कह रही है 100 के करीब, कोई खबर कह रही है लोग जहाँ बहाक हो गए, कोई ज़रा बिल्कुल ही कम नंबर बता रहा है। तो आप कह रहे हैं कि लोग डूब नहीं रहे, तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त घर डूब रहे हैं, लेकिन ये सारा इंतज़ाम हमने खुद किया है। ये ज़रा मैप देखिए, इसके अंदर आपको नीले रंग की बड़ी और छोटी लाइनें नजर आएंगी। छोटे जो है वो छोटी छोटी नदी नाले हैं और बड़ी जो लाइन है वो दरियाए सवां है। ये इसकी नेचुरल गुजरगाह थी। लेकिन एन इस दरिया के बेड के अंदर दरमियान में आपने अक्सर दरिया देखा होगा, जो जिस भी जगह पर, तो कुछ जगह बीच में ऊंची होती हैं और कुछ नीची होती हैं, लेकिन वो होता सारा दरिया का बेड है। जब ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है तो वो जो ऊंचे टीले होते हैं वो भी पानी के अंदर डूब जाते हैं, वो भी पानी ही का हिस्सा होते हैं। और जब ज़रा पानी नॉर्मल दिनों में नीचे बह रहा होता है तो वो आपको बाहर पहाड़ निकले हुए नजर आते हैं, लेकिन उस सारे का सारा रास्ता पानी का होता है। कुदरत ने पानी के लिए वो जो ढलवान है ज़मीन की उसके हिसाब से वो रास्ता बनाया हुआ है। अब हमारे, आपको याद ही होगा कि जो हमारी कैप्टन थी ईमान दुरानी, उन्होंने आपको बताया था कि 1965 की एक किताब है और एक 1971 की, और दोनों में जो फौजी अफसरान हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत सख्त की जाती है। अब सारे अफसरान की तो होती है, मैं ये मानता हूँ, जो नीचे अफसरान हैं उन बेचारों पे तो बहुत ज़मीन तंग की जाती है छोटी सी गलती पे भी, लेकिन जो ऊपर चंद लोग हमेशा बैठे होते हैं, वो जनरल बाजवा हों, वो जनरल मुशर्रफ हों, वो जनरल राहील शरीफ हों, हमारे 50 अरब से ज़्यादा की ज़मीन जो बरकी की तरफ ले उड़े वो वाले हों, ये तमाम के तमाम जो दोस्त हैं ये इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं। इन्हीं के फिर कुछ लोग दोस्त संगी बनते हैं या इनके दोस्त संगियों को रिटायर्ड होने के बाद अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर नौकरियां देते हैं, या इन्हीं के जो दोस्त संगी होते हैं वो मिलकर डीएचए तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर डिफरेंट फेजेस बनाते हैं। ये अगर आप तस्वीर देखें तो आपको वाज़े नजर आएगा कि इसमें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बैरिया टाउन हो या डीएचए हो, तमाम के तमाम इसी जगह पर बने हुए हैं। अब अगर तो ये प्रॉपर प्लानिंग से बनते तो फिर तो फोरकास्ट होती कि पानी इतना आएगा तो ऐसी जगहों पर सिर्फ चीजें बनानी है जहां तक पानी ना पहुंचे। अब हमने तो तकरीबन हर चीज के ऊपर कब्जा करना है और इस बात का आपको पता है, इसलिए अगर आप देखें तो इस बेड के ऊपर ये जो दरिया के पानी की गुजरगाह थी इसके बिल्कुल बीचों बीच दरमियान में ये तमाम सेक्टर्स बने। अब होने को तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। चले किसी प्राइवेट कंपनी ने बना दिया तो आप फिर भी, मैं ये नहीं कह रहा उसने ठीक किया, उसने भी गलत किया, लेकिन जब डीएचए ये काम करता है तो जाहिर है वो ऊपर बैठे जनरल साहबान की मर्जी से, मंशा से, उनकी डायरेक्शन पर ये काम करता है।
हमें कैप्टन ईमान दुरानी बता रही थी कि बहुत सख्त अकाउंटेबिलिटी होती है। एक तो अकाउंटेबिलिटी आपके सामने डिपिक्ट हो रही है कि दरिया की ज़मीन पर कब्जा करके हमने वहाँ पर सोसाइटियाँ बना डाली हैं, और हम इस चीज़ का बहुत, हमारे डीजी एसपीआर हमें बता रहे थे कि आप हम पर तनकीद तो करते हैं, लेकिन जाकर देखें कितने लोग हैं जो डीएचए के अंदर रहना चाहते हैं और वहाँ पर ज़मीन खरीदते हैं। इसमें कोई शक नहीं, डीएचए बहुत ही मकबूल और एक कामयाब आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर उस प्रोजेक्ट की ये वाली साइड्स भी हैं जो आपके सामने है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ईमान दुरानी साहबा तो हमें बताती थी कि बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी है। ये कारनामा भी तो किसी ने अंजाम दिया है, जिसने दरियाए सवां के ऊपर कब्जा करके ये फेजेस बनाए हैं, रास्ता रोका है, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? अब इसका नुकसान ये होगा कि आपके साथ जो बेचारे गरीब आसपास के इलाकों में होंगे वो भी मारे जाएंगे, उनके घर भी, अब जो दूसरी आबादियां होंगी, ये भी ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके पानी का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ दिया हो और अब वो गरीबों की बस्तियों में जा चढ़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये अगली खबर है जो कि मुस्बत खबर है, इसको मुस्बत तरीके से ही बयान करना चाहिए। चक्री के इलाके में सैलाब में डूबा हुआ ये घर है, इसकी छत के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो पनाह लिए हुए हैं। ये एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, ये वहां पहुंचता है, इन लोगों को वहां से उठाता है और महफूज मकाम पर लेके जाता है। शाबाश, सताइश, दो चीज़ें। लेकिन इसमें जिस तरीके से उन्हें उठाया जाता है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्हें हिफाजती तदाबीर नहीं है, वो वैसे ही मेरा ख्याल हेलीकॉप्टर के साथ चिमटते हैं, जितनी मुझे समझ आई है। दैट कुड बी डेंजरस। ये मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि आइंदा ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आम लोग हैं उनकी ज़ाहिर है उतनी ट्रेनिंग नहीं है हेलीकॉप्टर के साथ चिमट के किसी और जगह पर जाने की, तो इसके साथ कोई हिफाजती, जैसे पूरी दुनिया के अंदर बेल्ट बांध दी जाती है या एक ऐसी चीज़ हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी जाती है जो लोग अपने इर्द गिर्द बांध लेते हैं, तो गिरने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन असल इसमें खबर क्या है? असल खबर ये, जरा एक स्क्रीनशॉट देखें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। इस खबर को पैसे देके प्रमोट किया जा रहा है। ऊपर निशान देखें, एडी, एडवर्टाइजिंग है ये। अगर एक अच्छे अमाल हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारा एक कौमी इदारा जिसकी हम बड़ी सताइश करते हैं वो अदा कर रहा है, तो इसका क्या कोई एहसान हो रहा है? इसकी इतनी प्रमोशन क्यों हो रही है? उतने पैसे तो हेलीकॉप्टर की इस राइड पे नहीं लगे जितनी इसकी प्रमोशन पे लग रहे हैं। इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या हम कोई प्राइवेट किस्म की सियासी पार्टी हैं या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसमें से प्रॉफिट निकालना है। क्या प्रॉफिट निकालना है हमने इसमें से? क्यों इसकी एडवर्टाइजिंग कौम के पैसे के साथ, या अगर आप इसको प्राइवेट चैनल भी कहते हैं, तो मार्केट में एक अमूमी तासर है कि ये जो चैनल है इसके पीछे भी बड़े ताकतवर हल्के हैं। तो अगर ऐसा सीन है तो फिर कहीं ना कहीं से अवाम का ही नुकसान हो रहा है इस सारे काम में, तो वो क्यों करवाया जा रहा है ये हमारी समझ से भी बाहर है। ये हर चीज़ में से हमने प्रोजेक्शन और प्रमोशन क्यों लेनी है ये हमारी समझ से भी बाहर है। आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि पिंडी में, रावलपिंडी शहर में फौज का हेडक्वार्टर वाक़या है, जिसने इस साल भी आपको पता है कि बजट में 20% इजाफा हुआ है और 3000 अरब रुपए से ज़्यादा जो एक्टिव बजट है वो है। और इसके अंदर जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं और उनकी पेंशन और तनख्वाहें मिला के ये 4000 अरब से ऊपर चला जाता होगा बजट तकरीबन। इस बजट के होते हुए वही पिंडी शहर जहां पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और फायर ब्रिगेड का काम हो या पुलिस का हो, सब पर चौधरी साहब की गहरी पकड़ है, क्योंकि शहरी उनका है। यहां पर कोई ऑफिसर उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट में भी चीफ मिनिस्टर के साथ रहा हूं और फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा हूं। तो पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि डीसी हो या डीपीओ हो, तमाम के तमाम लोग चौधरी साहब की मर्जी मंशा के बगैर नहीं लग सकते। मतलब पूरे के पूरा ये निज़ाम ही उनके पास है। इस शहर के अंदर क्या मॉडर्न सायरन सिस्टम बजाया गया है ये आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मतलब कि इससे तो ज़्यादा कोई शख्स अपनी छत पर खड़ा होकर चीख दे तो मेरा ख्याल है उसकी आवाज़ ज़्यादा जाती। बल्कि हमारी बाजी मरियम नवाज़ जब गुस्से में होती हैं और वो बदतमीज़ी वाली तकरीरें करती हैं तो इस सायरन से उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर जानी थी। तो इसलिए ये ज़माना कदीम का कोई, मेरा ख्याल है कि जब अंग्रेज़ बहादुर यहाँ था वो कोई सायरन छोड़ गया। हो सकता है कि ये हमारे किसी चौधरी निज़ामुद्दीन के किसी अपने अजायब घर में, ये किसी म्यूजियम में पड़ा हो ये सायरन, और पीछे से वो घुमा घुमा के उसे सायरन बजा रहे हैं। आजकल का क्या ज़माना है और क्या हो रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मामला ही सारा आउटडेटेड है। ऐसा नहीं है। आप किसी डीसीओ के दफ्तर में जाएं, किसी डीपीओ के दफ्तर में जाएं, आप हमारे चौधरी साहब की तरफ जाकर कहीं पर कोई टी ब्रेक करें तो आपको सब नजर आ जाएगा। आप हमारे आईएसपीआर साहब का ऑफिस देख लें जाके, आपको सब नजर आ जाएगा कि दुनिया बहुत मॉडर्न है। हम बिल्कुल दुनिया के जो 21वीं नहीं 22वीं सदी के अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन जो सायरन है जिसने गरीब को बताना है कि आप पर पानी ना चढ़ाए, उस सायरन की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे बाकी तमाम प्रोग्राम जो गरीब के लिए इस मुल्क में शुरू किए गए हैं उनकी हालत है। बहरहाल अफसोसनाक हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा, इतना बड़ा इदारा है कि उसके सरबराह को ऐसे सरबराह उस पर इतना सीनियर शख्सियत को सरबराह लगाया जाता है कि वो जो फौज के अंदर तकरीबन हाईएस्ट रैंक है, मीन फील्ड मार्शल साहब के नीचे बस वो हाईएस्ट रैंक है, और उस ऑफिसर को उस अदारे का सरबराह लगाया जाता है क्योंकि इदारा इतना अहम है। एनडीएमए, जी हाँ, एनडीएमए का जो सरबराह लगाया जाता है वो अमूमी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल लगाया जाता है और अक्सर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होता है। मतलब इसको भी हमने मुकम्मल तौर पर, क्योंकि हमें अजीज़ है सहूलत और
आपकी आसानी और उसके साथ साथ हमें अजीज है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। इसलिए एनडीएमए को भी हमने चौधरी साहब ने अपने पास रखा हुआ है और अपने कोई ना कोई जो उनके हैंड पिक्ड एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं उनको एनडीएमए की चेयरमैनशिप दी जाती है। ये पिछले 3-4 दफा से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। अब एनडीएमए का काम है यहां पर लोगों के लिए ऐसे प्लान बनाना, और एनडीएमए का ही काम है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में कि ये जो डीएचए या दूसरे प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटीज, बैरिया टाउन हो या दूसरे हों, वो जो वहां पर गुजरगाह के ऊपर जमीन काबू करके वहां पर रहायशी प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट बांटे और बनाए जा रहे थे, उस वक्त एनडीएमए उसके अंदर इंटरवीन करता, लेटर लिखता मुतलका गवर्नमेंट को, मुतलका लोगों को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब बताते कि ये ना करें, इससे एक आफत आएगी और वो आफत सब कुछ बहा के ले जाएगी। वो काम तो नहीं किया, लेकिन अब एनडीएमए बहुत अहम काम कर रहा है। अब वो आपको बचाने की भरपूर और मरबूत कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश क्या है आपको उनकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी जफाकशी से जो इस वक्त के जनरल साहब हैं वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि एनडीएमए ने शदीद बारिशों के बायस आइंदा 24 से 48 घंटों में पंजाब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाब और नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया है। साढ़े ते ना रहना, ध्यान नाल रहना। जनरल साहब ये बता रहे हैं कि हमें खदशा है कि तुगयानी आएगी और बारिशें होंगी और पानी आएगी। पानी आएगी, याद है ना, बारिश होती है तो पानी आती है, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आती है। ये वही वाला जनरल साहब का भी यही काम है कि तुगयानी भी आएगी, बारिश होगी तो पानी आएगा या आएगी, और फिर उसमें से तुगयानी भी आएगी। तो अब आप खुद समझ लें कि हमारा तो काम था सहूलत आपकी, आसानी आपकी, सिक्योरिटी आपकी, सेफ्टी आपकी, और हमारा काम इस ऐलान के बाद मुकम्मल हो गया। आपको कहीं भी अभी तक जनरल साहब नजर ही नहीं आए होंगे कि कौन से जनरल हैं एनडीएमए के, वो गायब है। आपको ना टेलीविजन पर वो नजर आ रहे होंगे, ना उनकी टीम कहीं पर नजर आ रही होगी, ना वो पब्लिक की जो इस वक्त गमो गुस्सा परेशानी है। अच्छा, ये बात तो एक हतमी है कि ये कुदरती आफत है, हर चीज़ के ऊपर तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जनरल साहब ने कोई ज़मीन से पानी निकाल के छोड़ा है या किसी और ने छोड़ा है तो ये आसमानी आफत, कुदरती आफत। लेकिन इस कुदरती आफत को वी कॉल फॉर इट, हमने वो जो रास्ते रोके हुए हैं दरियाओं के, जो बेड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो वहां पर हमने बिल्डिंग्स, इमारतें, पार्क्स, सड़कें, वो सब कुछ बना दिया हुआ है, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एनडीएमए ने कहा कि हमारी जितनी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम आपको बता दें कि हमें खदशा है। उन्होंने खदशा जाहिर कर दिया, आगे आप जाने और पानी जाने और सैलाब जाने और बारिश जाने, तो आप अपनी बचत खुद करें। ये ना हो कि कहीं आप कल को कहें कि एनडीएमए ने काम नहीं किया। तो जनाब हमने आपको बता दिया है कि अगले 24 से 48, वैसे जनरल साहब मेरे ख्याल में बेहतर कहते दोबारा स्टेटमेंट जारी करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है ये बारिश 48 घंटे के बाद भी जारी रहे, तो मेरा ख्याल है कि आप 7 दिन का या 10 दिन का एक ही दफ़ा लेटर जारी कर दें, क्योंकि आप गोल्फ शर्फ खेलें अपना, जाके गोल्फ खेल रहे होंगे आप, उसमें फिर मसला बनेगा आपको, तो दोबारा स्टेटमेंट 48 घंटे के बाद जारी करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा जारी करें और काम मुकाएं। अच्छा जी, अगली खबर, 45 दिन में बनने वाले F8 इस्लामाबाद में नया तामीर शुदा तैयब उर्दुगान अंडरपास का एक हिस्सा और बैठ गया, बल्कि यहां लिखा दोबारा बैठ गया। ये पहले भी बैठा था, इसको बनाया गया था, अब ये दोबारा बैठ रहा है। और वहां पर चीजें ठीक करने की बजाय वहां पर जो सिक्योरिटी के लोग मामूर हैं वो लोगों को रोक रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोहसिन स्पीड ने ये तकरीबन 45 दिनों में बनाया गया F8 का इंटरचेंज, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने दाद समेटी थी और मोहसिन स्पीड का नाम समेटा था, वो बारिश में दूसरी दफ़ा बैठ गया है। पता नहीं, थोड़ा हो सकता है कमर में दर्द हो, सड़क की बेचारी बैठ जाती है, लेट जाती है, कोई मसला हुआ होगा, या हो सकता है वहाँ से जनरल साहब ज़्यादा गुजरते हो तो सैल्यूट करने के लिए लेट के सैल्यूट करती हो, तो ये हमें पता नहीं। बहरहाल ये तैयब उर्दुगान साहब को दूसरी दफ़ा इन्होंने लटा दिया है, बिठा दिया है, डबो दिया है, और कह रहे हैं कि वहाँ पर किसी किस्म की भी आप वीडियो मत बनाएं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर मिर्ज़ा आफरीदी, शरीफ बंदे हैं। मिर्ज़ा आफरीदी की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं, पार्टी पर बहुत एहसानात हैं, माशाल्लाह। ना किसी के हक में हूं ना ही खिलाफ हूं, फैसला पैसों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर, मुझे जुनैद अकबर साहब बड़े पसंद हैं, सब कुछ कह भी जाते हैं और कहते भी नहीं हैं। मतलब वो बंदे की तारीफ भी कर देते हैं और उसका साथ भी दे देते हैं और फिर कह भी देते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं हूं। लेकिन चलें, इस बात पर हमें खुशी ये है कि कुछ तो ऐसा होगा मिर्ज़ा आफरीदी साहब में, हमारे जैसे नलायक को नहीं पता होगा, चलें ठीक, मेरे जैसे नलायक आदमी को नहीं पता होगा इस बात का, लेकिन कुछ तो उनके पास ऐसा होगा जो एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, और ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जुनैद अकबर साहब भी वही बात कर रहे हैं जो दूसरे सारे दोस्त कर रहे हैं, तो अगर ये सारे दोस्त कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। आल्दो के मुझे नहीं पता, ये जो खसूसी उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा आफरीदी शरीफ बंदे, ये तो वो होंगे, मैंने उन्हें कभी कोई गलत काम करते अपनी आंखों से नहीं देखा, ना उनके बारे में ऐसा सुना, तो मैं कैसे कह दूं वो गलत बंदे। तो पहले वाली स्टेटमेंट पे तो मैं भी आपके साथ हूं, मिर्ज़ा आफरीदी के पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं, ये मुझे नहीं पता, हो सकता हूं मेरे इल्म में ना हो। पार्टी पर बहुत एहसानात है, ये भी मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता हूं, क्योंकि आप सब दोस्त केपी वाले वो ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, तो हम भी आपके पीछे जनाब नारा मार देते हैं। तो कल को अगर इसके ऊपर तनकीद हुई तो जवाब आपने देना है, क्योंकि हमें पता नहीं है। हम तो अब जाहिर है किसी एक अगर कह रहा था ये ठीक है, एक गलत कह रहा था, तो हम दरमियान वाली को बात करते। अब तो आप सारे ही मिलकर कह रहे हैं कि मिर्ज़ा आफरीदी आवे ही आवे, तो आवे ही आवे जनाब, हमें कौन सा हमारी सीट लेनी मिर्ज़ा आफरीदी साहब ने, या हमारा कोई डांग सोटा है उनके साथ, या हमारी जाती लड़ाई है कोई, हम भी उनका एहतराम करते हैं। मिर्ज़ा आफरीदी आवे ही आवे जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अगली खबर जो आपको देंगे वो बहुत ही हैरानकुन खबर है इसी सिस्टम में जो हमारे सामने आई है। वो ये है कि 40,000 पाकिस्तानी गायब हो गए हैं। जी हाँ, एक तरफ तो आपको नजर आ ही गया जो हमारे इस टाइम हमें जो मिले हुए हैं, जिस तरह के हमारे पास सायरन है, वो तो आपके पास है सारा कुछ, लेकिन 40,000 पाकिस्तानी गायब हो गई। मैं नहीं कह रहा, आपके वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि 40,000 पाकिस्तानी जायरीन जो इराक, शाम और ईरान गए थे वो वापस नहीं आए और हमें कोई पता नहीं वो कहां चले गए। बल्ले 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 बल्ले, है ना? इसको कहते हैं फील द डिजिटल डिफरेंस। 40,000 पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं पता कि वो कहां चले गए। दूसरी तरफ आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 30 सालों से हम दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरवीज कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और अब ये 40,000 पाकिस्तानी दुनिया में पता नहीं कहां चले गए, कहां गुम हो गए। ये पाकिस्तान के खाते में कहां कहां, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेचारे दहशतगर्द हैं जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये इनकी स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता तो पहले पता लगवा लेते। अब क्या मैंने पता करना है? कोई मैंने लालटेन जला के, या कोई, मेरा मतलब है वो जो चाचा जी थे, चाचा साजिद नवाज, आपको पता ही है लाहौर में जिन्होंने एक सख्त जुमला कह दिया था और उसके बाद उनके साथ क्या किया गया, क्या ये उनकी जिम्मेदारी है? या मुझे अगर आप कहते हैं तो मैं और किसी बंदे की जिम्मेदारी लगा देते, हम बशारत मसली की जिम्मेदारी लगा देते, वो ढूंढ देता है इन 40,000 बंदों को। तो ये वजीर साहब पहले ढूंढ लेते, फिर आवाम को बताते कि भाई ये 40,000 बंदे हैं, खुदा न खास्ता फौत हो गए हैं, खुदा न खास्ता अगवा हो गए हैं, खुदा न खास्ता मुल्क से भाग गए हैं, इंडिया चले गए हैं, किसी और मुल्क में जाके आबाद हो गए हैं। तो ये आपका काम है, आपका काम हमें सिर्फ ये बताना है। आप ये देखें कि यहां पर मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट एक ही साथ में खड़े हैं। उधर जनरल साहब को हमने एनडीएमए के ऊपर लगाया हुआ है, वो कहते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में शदीद बारिश और तुगयानी का खदशा है। बस हमारा काम मुकम्मल हुआ, हमने आपको बता दिया कि बारिश आ रही है और पानी आ रहा है और तुगयानी आ रही। दूसरी तरफ सिविलियन देख लें, जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उन्होंने कहा 40,000 बंदा गायब हो गया है पाकिस्तानी। अब किधर गया है? उनसे पूछा गया किधर गया, उन्होंने कहा हमें नहीं पता किधर गया है। तो जनाब आप भी ढूंढे मिलके, इधर कमेंट में मुझे बताइएगा किस किस ने ढूंढना है वो, ये 40,000 बंदों में से किस किस के बंदे गुम हुए हैं, किस किस ने ढूंढना है। और अब इस फुलिश स्टेटमेंट को पूरी दुनिया कैसे इस्तेमाल कर सकती है हमारे खिलाफ, वो आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं। मुझे यहां से दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।